राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में लगातार कहीं ना कहीं आजकल सुर्खियों में बने रह रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के 243 विधानसभा सीट की वो तैयारी कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। सारे सीटों पे 243 सीटों पे वो दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। और कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस भीड़ को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है, या यूं कहें कि ये सबूत है कि 2025 में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की हवा टाइट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर हैं, एक राजनीतिक रणनीतिकार कहे जाते हैं और सारी पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं। चाहे एनडीए की बात करें, चाहे ममता बनर्जी की बात करें, बीजेपी की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, सारी पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हीं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। और अब देखने वाली बात है कि वो राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं और कहा जाता है, आज तक कहा गया कि प्रशांत किशोर जिसके साथ रहते हैं उसको जीत हासिल करवाते हैं। तो अब अपने लिए जो 243 विधानसभा सीट पे वो चुनाव लड़ेंगे, क्या उनकी रणनीति फिट बैठेगी? पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कभी उन्होंने बढ़इयों से मुलाकात की, तो उसके बाद कुलियों से मुलाकात की और उसके बाद मोची से मुलाकात की। लगातार ही राहुल गांधी जो इस तरह के वर्ग के लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। हाल ही में राहुल गांधी रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, वहां पर कुलियों से उन्होंने बातचीत की थी, उनकी समस्याओं को जाना था। तो इसी कड़ी में आज जो कुली संगठन है, जो कुलियों का प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा है, अपनी समस्याएं बताई हैं और उनसे आशा उन्होंने की है कि वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखें और सदन के अंदर उठाएं। दरअसल कुली चाहते हैं कि 2008 में जब तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ग्रुप डी की कैटेगरी में कुलियों को डाल दिया था, तो वही जो प्रावधान है वो दोबारा सरकार लेकर आए, क्योंकि कुलियों को लगता है कि उनके प्रति कोई भी आय की गारंटी सरकार के पास नहीं है और हमारा भविष्य अंधकार में है। तो इसी चीज को लेकर आज उन्होंने राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है और उनको उम्मीद है कि जहां सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, वहीं राहुल गांधी हमारे इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हम आश्वस्त हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन मधुर कैंथोला के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिन से जारी बरसात अब आफत की बरसात बनती जा रही है। वर्षा जनित हादसों में अब लोगों की जान भी जा रही है। अगर हम बात करें सागर के रहली में, तो दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई है। वहीं रीवा में भी दीवार गिरने से 4 बच्चों की मौत हुई है। इसके साथ साथ कई लोग नदी नालों में भी बह गए हैं, जिनका कि बाद में रेस्क्यू किया गया। कई लोग बाढ़ की चपेट में आने से फंस गए, जिसमें कि एसडीआरएफ ने मदद कर उनको निकाला। यानी जनजीवन, सामान्य जनजीवन में वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश में बरसात की बात करें तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा अब तक हो चुकी है। और भोपाल में अगर बात करें तो सीजन की 80% बारिश भोपाल में दर्ज हो चुकी है। और अभी भी आगामी 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में अलर्ट जारी किया है और लगातार बारिश का दौर अभी 4 दिन तक चलता रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 2 एक्टिव सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसके कारण लगातार बारिश हो रही है और जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम छोटे बड़े जो बांध हैं वो भी अपने फुल टैंक लेवल तक पहुंच गए हैं और अब बांधों के गेट भी खोलने पड़ रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में अगर ये बारिश रुकती नहीं है तो ये समस्या आम लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। आज इंदौर में नगर निगम से जुड़े 18 लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। दरअसल पिछले दिनों एक घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें पता चला था कि पिछले 5-7 सालों में नगर निगम के ठेकेदार और अधिकारियों ने मिलीभगत करके और 100 करोड़ से ज़्यादा के फर्जी बिल पास करवा लिए हैं। घोटाले की बात सामने आने के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा था कि इस घोटाले में शामिल ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी के चलते आज सुबह से ईडी ने नगर निगम से जुड़े 18 लोगों के
ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार शामिल हैं। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि का घोटाला किया गया और जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डाला गया है। अब ईडी जब्त किए गए कागजात और अन्य चीज़ों के आधार पर यह साबित कर पाएगी कि आखिर घोटाला कितने का हुआ है और दोषी कौन है। उसके आधार पर ही सजा तय की जाएगी। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। रविवार शाम दिल्ली में हुई एक राजनीतिक घटना ने झारखंड में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल हुआ ये कि निर्दलीय विधायक सरयू राय बहुत दिनों से बातचीत करते करते आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए। न सिर्फ जेडीयू में शामिल हो गए, बल्कि उन्होंने अपने मोर्चे का विलय पूरी तरह से जेडीयू में कर दिया। जाहिर है इसके बाद सरयू राय और उनका मोर्चा जो है वो एनडीए का एक घटक दल हो गया। ऐसे हालात में अब बीजेपी के लिए टेंशन कई स्तर पर होने लगी है। पहला तो ये कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि झारखंड में जेडीयू का विस्तार हो, और उस विस्तार की जिम्मेदारी जिस तरह से सरयू राय जी के हाथों वो सौंपने का मन बना चुके हैं, ऐसे हालात में बीजेपी के लिए बड़ी असहज हालत हो गई है। क्योंकि सबसे पहले तो जो पूर्वी जमशेदपुर है, जहां से निर्दलीय विधायक अभी सरयू राय जी हैं, उस सीट को कहीं न कहीं जेडीयू के लिए, या यूँ कहें कि सरयू राय के लिए छोड़ना पड़ेगा। जहां तक सूत्र बताते हैं कि इसके लिए बीजेपी ने अपना मन भी बना लिया है। लेकिन आखिर क्या जेडीयू इतना से मान जाएगा या फिर और सीटें उसको चाहिए होगी? देखना होगा कि आखिर इस संकट का क्या हल बीजेपी के केंद्रीय नेता और झारखंड के लोग निकाल पाते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। सावन के तीसरे सोमवार को आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा के भोरम देव पहुंचकर हेलीकॉप्टर से हजारों कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा की। छत्तीसगढ़ का आज ऐतिहासिक दिन था जब पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पे फूलों की वर्षा की। साथ ही उन्होंने हर हर महादेव और बोल बम का उद्घोष भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ कवर्धा के विधायक और छत्तीसगढ़ के मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ में थे। दोनों ने ही हेलीकॉप्टर से जो कांवड़िए हैं जो भोरम देव की तरफ जा रहे थे जल लेकर, उन पर फूलों की वर्षा की और बोल बम का जयघोष किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भोरम देव पहुंचकर वहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और जो भंडारा वहाँ चल रहा था वहाँ अपने हाथों से भक्तों को उन्होंने प्रसाद का वितरण किया, भोजन को परोसा। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर युवाओं से मुलाकात की, बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोरम देव है उसका पुरातात्विक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, धार्मिक महत्व और बहुत ही पवित्र स्थल छत्तीसगढ़ में भोरम देव को माना जाता है। कवर्धा में भोरम देव का मंदिर स्थित है और ये प्राचीन अर्वाचीन काल से मंदिर वहाँ पर स्थित है। आज ऐतिहासिक रूप से सुबह सवेरे हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांवड़ियों पे फूलों की वर्षा की, उनका उत्साह बढ़ाया और भगवान का पूजन अर्चन करके प्रदेश की खुशहाली की कामना की। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। गुजरात में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और ये बारिश अधिकांश हिस्सों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है, लेकिन राज्य के दक्षिणी हिस्से में नवसारी, वलसाड़ और डांग जिले में बारिश ने कहर बरपाया है। यहाँ बारिश कुछ इलाकों में 7 इंच से लगाकर 9 इंच तक रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण दक्षिण गुजरात की जो तमाम नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं, जिसमें औरंगा नदी वलसाड़ में बहने वाली, पूर्णा, कावेरी जैसी नदियां उफान पर हैं। इसके कारण बिलीमोरा शहर में निचले इलाकों में बीती रात पानी भर गया और इसके कारण करीब 1200 लोग फंस गए, जिनको एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों में शेल्टर होम में भेजा है। तो दूसरी तरफ अभी सामान्य बारिश का दौर जारी है। पूर्णा नदी की अगर हम बात करें तो उसके वाटर लेवल में कमी आई है, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बारिश अभी सामान्य हो रही है, इसके कारण प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में इन नदियों का जल स्तर भी कम हो जाएगा और लोगों को राहत मिल पाएगी।
वहीं सापुतारा के पास एक झरने में 120 सैलानी फंसे हुए थे, जिनको बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाया और तमाम लोगों को सुरक्षित निकाला है। तो दूसरी तरफ राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। वक्फ बोर्ड के नियमों में संशोधन को लेकर संसद में आने वाले विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुटकी ली है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की नीति के तहत ये संशोधन विधेयक लाकर एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है ताकि हिंदू वोट पोलराइज हो सके। आज तेजस्वी यादव का अनोखा रूप देखने को मिला। तीसरी सोमवारी के मौके पर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ राजवंशी नगर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना के बाद गरीबों के बीच भंडारा बांटा। तेजस्वी यादव के इस नए रूप के जरिए एक मैसेज देने का प्रयास आरजेडी की है ताकि बीजेपी जो तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगाती है उसे पाटा जा सके। तेजस्वी यादव ने मंदिर से एक संदेश देने का प्रयास किया कि जो आरोप बीजेपी लगाती है वो पूरी तरह निरर्थक है। आस्था अपनी होती है और अपने आस्था के मुताबिक हर लोग अपने भगवान के प्रति सदा सुमन अर्पित करते हैं और अपनी पत्नी की चाहत पर वो मंदिर पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव का ये अनोखा अंदाज उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को खूब भाया, लेकिन तेजस्वी यादव ने मंदिर पहुंचकर सावन में एक संदेश देने की कोशिश की है ताकि बीजेपी तुष्टीकरण की नीति का जो आरोप लगाती है उससे बचा जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 6 अगस्त से शुरू हो रही बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को देखते हुए इस बार प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। जिस तरह से पिछले 1 महीने में जम्मू संभाग के हालात रहे हैं, ऐसे में देखकर लगता है कि आतंकी इस बार इस यात्रा को कहीं कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे, जिसको देखते हुए पूरे रास्ते में केंद्रीय सुरक्षा बल, एसएसबी, बीएसएफ, जेकेपी और जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है उनको पूरे रूट पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की प्रिय घटना ना हो सके। इसी को देखते हुए फिलहाल जो यात्रा है उसका एक टाइम फ्रेम बांधा गया है, जिस टाइम पे यात्रा जो है कड़े सुरक्षा पहरे के बीच में निकलेगी और उस पूरे रूट को उस समय सैनिटाइज किया जाएगा। जिस तरह से जम्मू संभाग के हालात चल रहे हैं उसको देख के ये नकारा नहीं जा सकता कि आतंकवादी कोई हमला करने की साजिश ना करे, लेकिन हमारे सुरक्षा बल इसको लेकर पूरे चाक चौबंद है और उनकी पूरी कोशिश है कि इस पूरे रास्ते को इनके जाने से पहले सैनिटाइज किया जा सके और किसी भी प्रिय घटना को टाला जा सके। ये यात्रा जो है 6 अगस्त से शुरू होकर 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन समापन होगी। ये हर बार यात्रा, ये अमरनाथ यात्रा के साथ साथ बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है पुंछ में जाती है, जहां पर एक पुराना शिवलिंग है जिसकी बहुत मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अमरनाथ यात्रा नहीं जा सकते वो इस शिवलिंग पे अगर जल चढ़ाए तो वही फल मिलता है जो अमरनाथ यात्रा मिलता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी जो है सुरक्षा इस पूरे रूट पे कर दी है और पूरी तरह से इस एरिया को जो है कवर किया गया। आप देख सकते हैं कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया हुआ है ताकि चप्पे चप्पे पे पूरे रास्ते पे नजर रखी जा सके और सुरक्षा बलों को यही कहना है कि ये जो यात्रा है इस बार पूरी तरह से सफल होगी और किसी तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं होगी। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट में कई बदलाव किए जाने की, सुधार की आवश्यकता है, जिसमें कि 40 से ज्यादा संशोधन किए जाने की जरूरत बताई गई है। इस बोर्ड के आने पर 2013 में जो यूपीए सरकार ने संशोधन किया था उस संशोधन में काफी बदलाव होगा और दावा किया जा रहा है कि 40 से ज्यादा संशोधन इस बिल में हो सकते हैं, जो एक नए प्रारूप में पार्लियामेंट में आने वाला है। अगर यह बिल पारित हो जाता है तो वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित अधिकार हैं, खासकर जमीन के अधिग्रहण को लेकर के, उसमें काफी तब्दीलियां आएगी और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया सकता है। केंद्र सरकार ने कहा इस बोर्ड के नियम में बदलाव के बाद गरीबों के, महिलाओं के अधिकार में कई बातें होंगी, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों ने इस एक्ट का या इस बिल का काफी विरोध किया है। खासकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुस्लिमों के अधिकार में ये दखल है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो वक्फ बोर्ड में किसी भी संशोधन के सरकार के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करेगी। अब देखिए, ये सरकार पक्षपात कर रही है, बहुत से वर्गों के साथ अन्याय करना चाहती है।
तो ये तो नहीं करना चाहिए। सरकार तो देखिए, जब सरकार बनने के बाद सबके सरकार है, जनता की सरकार है, लेकिन ये सरकार चुन करके कुछ वर्गों पर अन्याय का पक्षपात कर, ये नहीं करना चाहिए। धर्मेंद्र के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन करने की तैयारी में है, लेकिन इसका पुरजोर विरोध भी शुरू हो गया है। मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। एक बात समझने की जरूरत है, एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम है। उस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन करने की दिशा में अगर सरकार आगे बढ़ रही है तो ये एक स्वागत योग्य है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुखद है कि कुछ लोग जो है वो वक्फ के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट की जो है वो सोच, सनक और संकीर्ण सियासत में उलझे रहते हैं। और जब तक आप वक्फ सिस्टम को टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत के चक्रव्यूह में फंसा के रखेंगे, तब तक ना आप वक्फ का भला कर पाएंगे और ना ही जो है वो देश का भला कर सकते हैं। कई जगहों पे कई स्टेट के वक्फ बोर्ड ने या वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोगों ने जो है वो किसी को भी जो है वो दावा कर दिया कि साहब ये हमारा है। अब वो बेचारा घूमता फिर रहा है। और भी कई चीजें थी। धर्मेंद्र के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। यूं तो हिंसा और सरकार का विरोध बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश में आज हालात इतने बेकाबू हो गए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को तुरंत ढाका छोड़ना पड़ा। वो हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट पर उतरी और उन्होंने भारत में शरण ले ली है। दरअसल बांग्लादेश में विपक्ष और छात्रों ने मांग की है कि 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले को 30% जो आरक्षण दिया जाता है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों से वहाँ पर सरकार का विरोध और बहुत हिंसा हो रही है। रविवार को हुई हिंसा में ही 100 लोग मारे गए थे। फिलहाल बांग्लादेश की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सेना ने फिलहाल सत्ता संभाल ली है। आगे वहाँ क्या स्थिति बनेगी ये सेना ही तय करेगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने मांग की है कि तख्तापलट न होने दिया जाए। फिलहाल भारत स्थिति पर नज़र रखे हुए है और भारत के बीएसएफ के जो डीजी हैं उन्होंने कोलकाता में बैठक की है। दरअसल भारत की बहुत लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है और बांग्लादेश से घुसपैठी आने का खतरा है और इसीलिए पूरी पैरामिलिट्री को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है कि ऐसी घटनाएं ना हो। उम्मीद यही है कि अगले कुछ दिनों में शायद वहां पर कुछ राहत की बात मिले, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति नियंत्रण के बाहर है। कैमरामैन अक्षय के साथ अजीत प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस याचिका के साथ ही दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास है, न कि दिल्ली की सरकार के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एमसीडी अधिनियम 1993 है उस अधिनियम के तहत उपराज्यपाल के पास यह अधिकार है कि दिल्ली के एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति वह कर सकता है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या दिल्ली सरकार विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। आज सावन का सोमवार है और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं दूधेश्वर मंदिर जो कि गाजियाबाद में स्थित है। इस मंदिर की अपनी ऐतिहासिक महत्व है। आप देख सकते हैं भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पर भक्त सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, उनको जलाभिषेक करने के लिए आए हुए हैं, अपनी लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें सभी उम्र के भक्त हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, युवा हैं और लगातार जयकारा लगा रहे हैं। भगवान शिव के जयकारा लग रहे हैं। आपको बता दें ये मंदिर का अपना एक पौराणिक महत्व है। 5000 साल पहले एक टीले पर गाय अचानक अपना दूध गिराती थी। इसको लेकर के जब वहाँ पर खुदाई की गई तो अंदर एक शिवलिंग मिला। यहाँ बताते हैं कि रावण भी पूजा करने आता था, भगवान शिव की पूजा करने के लिए रावण आता था। और इतना ही नहीं, रावण के जो पिता थे ऋषि विश्वा,
जो कि बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने हिंडन नदी के किनारे लंबी आराधना की थी, लंबी तपस्या की थी। उसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने लिंगावतार में यहाँ पर उनको दर्शन दिए थे। वही शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और यहाँ शिवलिंग की बहुत मान्यता है, सच्चा दरबार माना जाता है। जो भी लोग मन्नतें करते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, वह मन्नतें उनकी पूरी होती हैं, ऐसा मानना है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दुधेश्वर मंदिर, गाजियाबाद। अमेरिका में मंदी की आशंका के चलते भारतीय बाजार में पहले कारोबारी दिन भारी गिरावट देखी गई है। जब बाजार खुला था तब भी गिरावट के साथ खुला और बाजार आज गिरावट के साथ बंद भी हुआ है। ऐसे में सेंसेक्स 2000 से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 650 अंकों की गिरावट देखी गई है। मतलब निफ्टी 24,000 के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। बाकी सेक्टर्स में भी भारी जो गिरावट है वो देखी गई है। इसके साथ ही साथ आज के कारोबार में निफ्टी रियल्टी, बैंक, मेटल और ऑटो इंडेक्स में 4% से ज़्यादा की गिरावट रही। वहीं आईटी, मीडिया और ऑयल इंडेक्स में भी करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स के टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, टाटा स्टील, इंफोसिस और जेएसडब्ल्यू स्टील है जो करीब 5% नीचे गिरकर बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 4% की गिरावट देखी गई है। बाजार वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में लगातार मंदी की आशंका के चलते वहां पर लगातार बिकवाली कर रहे थे निवेशक, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में गिरावट देखा गया है। ऐसे में निवेशकों को 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कल बाजार में क्या कुछ मोमेंटम रहने वाला है या फिर बाजार में ऐसे ही गिरावट का दौर जारी रहेगा। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।